हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज हम एक और चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं सुपर फास्ट तरीके से, दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अपना अपना आईसीएस स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिए। ओके सर, कर लिया है सर हमने ओपन। बताइए सर। बता रहा हूं बेटा, थोड़ा सा तो वेट करो। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 128 से, जो बात करता है मेनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। क्या बोलता है भैया ये सेक्शन कहता है कि हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बुक्स और रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, वो भी हर फाइनेंशियल ईयर के लिए। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो क्या दें, ट्रू एंड फेयर व्यू दें, ट्रू एंड फेयर व्यू दें। और ये कहां पर संभाल के रखने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखने हैं। बट ब्रांच वाले आप ब्रांच ऑफिस पर भी संभाल कर रख सकते हैं। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे वो एक्रूअल बेसिस पे बनेंगे, कैश बेसिस पे नहीं बनेंगे। और डबल एंट्री सिस्टम पे बनेंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम पे नहीं बनेंगे। ओके सर। उसके बाद प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ये कहां पे रखने हैं, ये हमें रखने हैं भैया रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं। लेकिन क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और भी बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखे जा सकते हैं? तो एट सच अदर प्लेस इन इंडिया, यानी इंडिया में कहीं और भी ये चीज रखी जा सकती है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं तो 7 दिन के अंदर आरओसी को नोटिस देना होता है एओसी 5 में, उस फुल एड्रेस का जहां पर कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने वाले हैं, जो कि इंडिया में ही हो सकता है। उसके बाद एक अमेंडमेंट आई है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद में, जी हां 1 अप्रैल 2023 के बाद में, कंपनी जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करती होगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उसमें ये फीचर्स होना मैंडेटरी है। पहला, उसमें हर ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड होना चाहिए, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। लॉग जितना भी चेंज होगा किसी भी अकाउंटिंग एंट्री में, उसका लॉग क्रिएट होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें डेट, वो कौन सी डेट को चेंजेस करे जाने हैं, ये इस चीज का भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और ऑडिट ट्रेल जो है वो कभी भी डिसेबल नहीं होनी चाहिए, यानी ऑडिट ट्रेल का फीचर भी होना चाहिए और ऑडिट ट्रेल डिसेबल होना उसमें नहीं चाहिए। ओके सर। देन जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे वो कंप्लीट होने चाहिए, रिटेन होने चाहिए कंप्लीटली। और उन्हें जैसे ओरिजिनली जनरेट हुए थे या सेंट या रिसीव हुए थे, वैसे ही कंपनी को संभाल के रखने, उसमें कोई अल्टरेशन करना अलाउड नहीं है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ब्रांच ऑफिस से आती है तो वो अल्टर नहीं करी जाएगी, एज इट इज रखी जाएगी। ओके। देन लेजिबल फॉर्म में रखने, यानी पढ़ते आने चाहिए। और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कंपनी के पास स्टोरेज करने का, रिट्राइव करने का, डिस्प्ले करने का, प्रिंट आउट करने का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। यानी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में जितने भी चीजें होगी उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, स्टोरेज रिलेटेड, रिट्राइवल रिलेटेड, डिस्प्ले रिलेटेड और प्रिंट आउट रिलेटेड। ओके सर। शॉल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ और रेंडर अनयूजेबल, यानी उन डॉक्यूमेंट्स को जो आपने रखे हुए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वो डिस्पोज ऑफ नहीं करे जा सकते अनलेस अंटिल लॉ ने परमिट किया हो, अनलेस अंटिल। अच्छा, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप रख रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप रख रहे हैं तो उसका एक बैकअप आपको रखना जरूरी है। दैट इज कहां पे रखना जरूरी है, सर्वर फिजिकली जो कि इंडिया पे हो, और वो भी डेली बेसिस पे, यानी एक इंडिया में सर्वर होना चाहिए जहां पर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बैकअप होना चाहिए। द कंपनी को, आरओसी को एक और चीज एनुअल बेसिस पे इंटीमेट करनी पड़ती है कि भैया जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर आपकी हेल्प करता है बुक्स ऑफ अकाउंट रखने में, उसका नाम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है। वो अगर क्लाउड में रखता है तो उस क्लाउड का एड्रेस देना पड़ेगा और नाम एंड एड्रेस देना पड़ेगा, जो कि इंडिया में उस चीज के कंट्रोल में है। ये सारी बातें कंपनी को किसको सालाना बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे किसको बतानी पड़ेगी, आरओसी को बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच ऑफिस की बात करते हैं। अगर आपकी ब्रांच इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया में हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कहां रखते हैं, अपने ब्रांच ऑफिस के एड्रेस पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो फॉरेन ब्रांच है, लेकिन अगर वो आउटसाइड इंडिया वाली ब्रांच है, तो उस केस में समरी रिटर्न्स क्वार्टरली इंटरवल्स पर रजिस्टर्ड ऑफिस पर कंपनी के आने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो जो क्वार्टरली रिटर्न्स आते हैं, वो डॉक्यूमेंट के डायरेक्टर्स के इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखे जाएंगे। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन इंस्पेक्ट कर सकता है बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर डॉक्यूमेंट जो है वो बिजनेस आवर्स के अकॉर्डिंग, बिजनेस आवर्स के ड्यूरिंग क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। चाहे फिर वो नॉमिनी डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, प्रमोटर या होल टाइम डायरेक्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या कर सकता है, इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। जब भी कोई
डायरेक्टर इस चीज को इंस्पेक्ट करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा। तो हर ऑफिसर और एम्प्लॉय कंपनी को क्या करना पड़ेगा, असिस्ट करनी पड़ेगा, पूरा असिस्टेंस देना पड़ेगा डायरेक्टर को उस इंस्पेक्शन में। देन कितने सालों तक हमें बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखने हैं, तो लॉ कहता है 8 ईयर्स तक। सो कम से कम 8 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आपको संभाल के रखने पड़ते हैं, कंपनी को संभाल के रखने पड़ते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी और उस इन्वेस्टिगेशन में ये ऑर्डर दे दिया है कि वो मोर देन 8 ईयर्स, लोंगर देन 8 पीरियड्स के लिए रखने चाहिए, तो फिर लोंगर देन 8 पीरियड्स के लिए रखने पड़ेंगे, लोंगर देन 8 पीरियड्स के लिए रखने पड़ेंगे। और अगर कंपनी को 8 साल अभी हुए ही नहीं है तो कितने सालों के लिए रखेंगे, जितने सालों के लिए कंपनी एग्जिस्टेंस में उतने सालों के लिए कंपनी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होने चाहिए। पर्सन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर सही से मेंटेन नहीं हुए तो कितनी पेनल्टी लगेगी, तो 4 लोगों को लिए यहां पे बोला है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, होल टाइम डायरेक्टर जो कि फाइनेंस के इंचार्ज है, सीएफओ या कोई और पर्सन जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सेक्शन 128 की ड्यूटी के लिए कंप्लाई करा हुआ है। इन चारों लोगों को रिस्पॉन्सिबल रखा गया है, और अगर इन्होंने रीजनेबल स्टेप्स नहीं लिए कंप्लायंस के लिए तो इनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की इनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 129। ये पहले डेफिनेशन में थोड़ा सा बेसिक बताया हुआ जो हमने चैप्टर 1 में भी रिवाइज करी थी। क्या बोलता है, कंपनी की बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, SOCI दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, और उससे रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेटरी स्टोर, ऊपर की चारों चीजों से रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेटरी स्टोर ये क्या आते हैं, स्टेटमेंट ये क्या आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनते हैं। नाउ आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का। वो किसके मुताबिक बनने चाहिए, वो शेड्यूल 3 के मुताबिक बनने चाहिए, और उसमें सेक्शन 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा होना चाहिए। ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ट्रू एंड फेयर व्यू का ध्यान रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, और शेड्यूल 3 का क्या होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। अच्छा, किन किन लोगों को ये बात एप्लीकेबल नहीं होती है, तो किन किन कंपनीज को, तो पहला इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, कंपनी इंगेज्ड इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कंपनी गवर्नड बाय एनी अदर लॉ, कंपनी गवर्नड बाय एनी अदर लॉ, इनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके बाद जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है तो उसे मैंडेटरी होता है कि वो अपनी एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करेगी, ले बिफोर करेगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ले बिफोर करेगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। देन कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंपनी को बनाने होते हैं। अगर कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है तो कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और ये नॉर्मल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एडिशन में बनाए जाते हैं। ओके सर, और इतना ही नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने ही पड़ते हैं, साथ में एक सेपरेट स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है जिसमें कि सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का साइलेंट फीचर्स आता है, साइलेंट फीचर्स आता है जो कि फॉर्म AOC 1 में बनाया जाता है, जो कि फॉर्म AOC 1 में बनाया जाता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शेड्यूल 3 और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर किसी कंपनी को भैया, अगर किसी कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है तो वो सिर्फ शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग भी अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना सकती है। उसके बाद है एग्जम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन ऐसी कंपनी है जिनकी की सब्सिडरी है, एसोसिएट है, फिर भी उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने पड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, वो कंपनी किसी की होली ओन्ड सब्सिडरी या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए, और उसके सारे मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट नहीं करा होना चाहिए फॉर नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी वो किसी कंपनी की या तो होली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए या पार्टली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए, पार्टली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए, एंड इट डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द मेंबर्स नॉट प्रेजेंटिंग, और उसके जो सारे मेंबर्स हैं उन्होंने क्या नहीं करा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं करा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए या लिस्टेड की प्रोसेस में नहीं होनी चाहिए ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। और थर्ड, उसकी अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने आरओसी के साथ अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करे होने चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एग्जम्पशन पा लेती है। तो जितनी चीजें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए पढ़ी थी, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे अडॉप्शन हो, चाहे आगे आने वाला ऑडिट हो, वो सेम चीजें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होती है, वो सेम चीजें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अब इसमें पैनल प्रोविजन क्या है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी
कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर जो इंचार्ज है फाइनेंस का, चाहे सीएफओ चाहे एनी अदर पर्सन, अगर वो कंपनी में प्रेजेंट है तो इम्प्रिजनमेंट लगेगी 1 साल तक की मैक्सिमम, या फाइन 50,000 से लेके 5 लाख तक का, या दोनों। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो कंपनी के सारे डायरेक्टर इस पेनल्टी के भागीदार होंगे, सारे डायरेक्टर्स पे ये पेनल्टी जो है लगी जाएगी। देन पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं, ये भी एकदम अमेंडमेंट है। क्या बात करता है, ये अभी नया सेक्शन आया था, तो ये बोलता है कि नॉर्मली तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल बेसिस पे बनाने होते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं, बट पीरियोडिकल बेसिस पे भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो किसी भी अनलिस्टेड कंपनी को रूल्स में प्रिस्क्राइब करके बोल सकती है कि उस कंपनी को फाइनेंशियल रिजल्ट बनाने हैं, वो भी पीरियोडिकल बेसिस पे बनाने हैं, उस पीरियोडिकल बेसिस पे जो वो बताएंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना है, और कंप्लीट ऑडिट या उनका लिमिटेड रिव्यू कराना है, या तो कंप्लीट ऑडिट कराना है या लिमिटेड रिव्यू कराना है, और इसकी कॉपी आरओसी के पास 30 दिन में फाइल कर देनी चाहिए। ये बात सेक्शन 129A में लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है क्या अकाउंट्स को रीओपन वगैरह भी करा जा सकता है, तो जी हाँ, यहां पर सेक्शन 130 बात करता है। सेक्शन 130 क्या बात करता है कि अगर एप्लीकेशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी या एनी अदर पर्सन, अगर इन पांच लोगों में से किसी भी पर्सन ने कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन करी, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल बाकी लोगों को क्या करता है, इन्हीं अथॉरिटीज के पास दोबारा नोटिस भेजता है, और नोटिस आने के बाद कोर्ट या ट्राइब्यूनल पास करता है ऑर्डर। किस चीज का ऑर्डर पास करता है, पहले वो चेक करता है अगर उसे लगता है कि जो अकाउंट्स हैं कंपनी के वो फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए हुए हैं, या कंपनी के जो अफेयर्स हैं, जो कंपनी का बिजनेस है वो मिसमैनेज होकर चल रहा है रिलेटेड टू अकाउंट, तो उस केस में नोटिस जो एप्लीकेंट्स को जाएगा और वो सारी कंसिडरेशन रिप्रेजेंटेशन में लेके सारी कंसिडरेशन ऑर्डर पास कर देगा, किस चीज का, रिवाइज और रिकास्ट करने का अकाउंट्स, और ये जो रिवाइज अकाउंट्स होंगे इन्हें फाइनल अकाउंट्स माना जाएगा। और ये 8 साल, कितने सालों तक का जो है ट्राइब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, पिछले कितने सालों तक का, पिछले 8 सालों तक का तो कर सकता है, लेकिन अगर इसका एक एक्सेप्शन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी ईयर के लिए आपको ज़्यादा लंबे समय तक 8 साल से ज़्यादा लंबे समय तक संभाल के लेने के लिए कहा था, तो उनको भी रिकास्ट वगैरह कराया जा सकता है, उसके बाद आता है क्या हम खुद से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं, तो जी हाँ, अगर कंपनी के किसी डायरेक्टर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129 के हिसाब से नहीं और बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 के हिसाब से नहीं बनाई गई है, तो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन करके उसका अप्रूवल लेके वो क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिवाइज रिपोर्ट। लेकिन ये कितने सालों तक हम पिछले जा सकते हैं, 8 सालों तक? नहीं, यहां पर सिर्फ 3 पिछले सालों तक ही जाना अलाउड है, और जो भी रिवाइज फाइनेंशियल या रिपोर्ट होंगे वो आरओसी के पास क्या कराने पड़ते हैं, दोबारा से फाइल करने पड़ते हैं। ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर देने से पहले कि एफएस रिवाइज करने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट रिवाइज करनी है, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और आईटीए को क्या देता है, नोटिस देता है और वेट करता है उनके कंसिडरेशंस के लिए। अच्छा, साल में कितनी बार आप कर सकते हैं, नॉट मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी ये जो ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन जाती है ये एक से ज्यादा साल के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा बार के लिए नहीं जा सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक बार जा सकती है और एक बार के लिए बोर्ड रिपोर्ट के लिए जा सकती है। अच्छा, रीजन, जब भी आप क्या करेंगे, जब भी आप पुराने 3 सालों में से किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करते हैं, तो जिस ईयर में आपने रिवाइज करा है उस ईयर की बोर्ड रिपोर्ट में आपको क्या करना पड़ता है, ये रीजन देना पड़ता है कि आपने क्यों रिवाइज करे थे, डिस्क्लोज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एनएफआरए सेक्शन 132, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बहुत ही सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन निकाल के एक अथॉरिटी बना सकती है, जो कि ऑलरेडी बन भी चुकी है, जिसका क्या काम होगा, जिसका सिंपल सा काम होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह कि कंपनीज या क्लास ऑफ कंपनी क्या कर सकती है, और फिर मॉनिटर करेगी कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और तो और प्रोफेशनल्स जो इस चीज का कंप्लायंस देखते हैं, उनकी क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी को भी ये क्या करती है, ओवरसी करती है, या एज अदर फंक्शन जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब करा होगा। ये सारी चीजें कौन देखेगा बेटा, नफरा देख सकती है। नफरा में अथॉरिटी में कौन कौन लोग होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 15 लोग होंगे जो कि पार्ट टाइम या फुल टाइम हो सकते हैं। चेयरपर्सन कौन सा पर्सन होगा, जिसके पास एक्सपर्टाइज होगी, किस चीज की, अकाउंटेंसी, ऑडिट, फाइनेंस, लॉ, इसमें से कोई भी जो भी उसके पास होगी।
किस चीज की? अकाउंटेंसी, ऑडिट, फाइनेंस, लॉ की क्या होगी? एक्सपर्टाइज होगी, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकती है। किसमें कर सकती है? नफरा में। और साथ ही साथ अदर मेंबर्स होंगे जो कि 15 से ज्यादा नहीं होंगे, जो कि पार्ट टाइम हो सकते हैं, फुल टाइम हो सकते हैं। उसके बाद चेयरपर्सन और मेंबर जब भी अपॉइंट होते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन देना होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उनकी इस अपॉइंटमेंट से, या वो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। और अगर आप एक फुल टाइम इंप्लॉयमेंट में हो, चाहे चेयरपर्सन हो चाहे मेंबर हो, तो आप किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते हैं ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर 2 इयर्स। और जब अपॉइंटमेंट खत्म हो जाती है उसके 2 साल तक भी आप किसी भी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते हैं। अच्छा, एनएफआरए के पास क्या पावर होगी? सबसे पहले एनएफआरए क्या करता है? उसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, चाहे वो खुद से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन की बात करती है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, ओके सर। एंड एक बार नफरा ने अपनी प्रोसीडिंग्स चालू कर दी तो बाकी सारे इंस्टीट्यूट बॉडीज जो हैं उनको अपनी प्रोसीडिंग्स छोड़नी पड़ती हैं और इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ नफरा ही फिर उस प्रोसीडिंग्स को देखता है पूरी तरीके से, और उसके पास वो सारी पावर आ जाती है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है। जो कि पावर एक सिविल कोर्ट के पास होती है, एज जितनी पावर सिविल कोर्ट के पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दी गई है, वो सारी पावर नफरा के पास भी आ जाती है। जैसे कि वो बुक्स मंगवा सकता है, जैसे कि वो किसी पर्सन को समन कर सकता है, बुक्स की इंस्पेक्शन कर सकता है, और कमीशन फॉर एग्जामिनेशन विटनेस और डॉक्यूमेंट्स कर सकता है। ये सारी पावर उसके पास आ जाती है। अगर ये प्रूव हो गया कि कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट हुआ है, अगर नफरा की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज प्रूव हो जाती है, तो नफरा के पास पावर है, वो क्या करेगी? इंडिविजुअल के केस में, प्रोफेशनल इंडिविजुअल के केस में उसके ऊपर कम से कम 1 लाख की पेनल्टी, या मैक्सिमम जितनी फीस मिली है उसकी 5 टाइम्स की पेनल्टी अप्लाई कर सकती है। और अगर वो एक फर्म को पकड़ती है, फर्म का मिसकंडक्ट पकड़ा जाता है, तो फर्म के ऊपर नॉट लेस देन 5 लाख, फर्म के ऊपर नॉट लेस देन 5 लाख और मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फीस रिसीव्ड की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और साथ ही साथ मेंबर्स या फर्म को डिबार करा जा सकता है। किस चीज से डिबार करा जा सकता है? ऑडिट लेने से, इंटरनल ऑडिट लेने से, या कोई और ऑडिट लेने से, इवन वैल्यूएशन सेक्शन 247 में वैल्यूएशन करने से भी डिबार किया जा सकता है। कितने महीने के लिए? मिनिमम 6 महीनों के लिए और मैक्सिमम 10 सालों के लिए इन्हें काम से निकाला जा सकता है, अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो। अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है तो। अच्छा, अगर आपको नफरा का ऑर्डर पसंद नहीं आया, नफरा ने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया, तो क्या होगा? तो लॉ कहता है बिफोर दी आप किसके पास जाएंगे? एनसीएलटी के पास जाएंगे, यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाकर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। हेड ऑफिस नफरा का कहाँ होगा? नई दिल्ली में। हेड ऑफिस कहाँ? नई दिल्ली में। ये चीज बस एमसीक्यू के लिए आप देख सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट आता है किन कंपनियों को गवर्न करता है एनएफआरए? क्या सारी कंपनियों को गवर्न करता है? नहीं, एनएफआरए कुछ लिमिटेड कंपनियों को गवर्न करता है। एक ऐसी कंपनी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे इंडिया में आउटसाइड इंडिया में, कोई भी कंपनी जो इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया अगर लिस्टेड है तो उसके ऊपर नफरा का कंप्लायंस लग जाएगा, वो नफरा इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसके बाद कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल नॉट लेस देन 500 करोड़, या जिसका एनुअल टर्नओवर नॉट लेस देन 1000 करोड़, या जिसका आउटस्टैंडिंग लोन डिवेंचर्स या डिपॉजिट नॉट लेस देन 500 करोड़ है, उस केस में भी, यानी अगर वो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उस पर भी कंप्लायंस लग जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनियों को लिमिट देखने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली एनएफआरए के अंडर डाल दिया गया है। और एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में रेफरेंस दिया है, उसको भी देखा जा सकता है। और क्या, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो है, चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, चाहे कंपनी कोई इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया में हो, अगर वो ऊपर वाली कंपनियों की सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि 20% इनकम या कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ये कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी नफरा क्या कर सकती है? अपना कंप्लायंस लगा सकती है। ओके सर, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 133, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करेगी? प्रिस्क्राइब करेगी, लेकिन वो खुद से प्रिस्क्राइब नहीं करती है, पहले वो आईसीआई से कंसल्टेशन और नफरा से रिकमेंडेशन लेने के बाद ही करती है। और उसके बाद जब तक नफरा नहीं बनता है तब तक नाकास से रिकमेंडेशन के लिए बनाई जा सकती है। बट क्योंकि अब नफरा बन गया तो इतना रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला पॉइंट रेलेवेंट है कि आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करती है विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन, नफरा के एग्जामिनेशन और रिकमेंडेशन के बाद। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, सेक्शन 134। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा? पहला क्वेश्चन, तो साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, ये हमेशा बोर्ड के बिहाफ पे साइन करा जाएगा। कौन करेगा? अगर चेयरपर्सन बोर्ड ने ऑथोराइज करा है, अगर चेयरपर्सन
बोर्ड ने ऑथोराइज करा है वो करेगा, अगर ऑथोराइज नहीं है तो 2 डायरेक्टर, जिसमें से कम एक क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, अगर कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर रखा हुआ है तो। देन सीईओ भी करेंगे, सीएफओ भी रखेंगे और कंपनी सेक्रेटरी भी सिग्नेचर करेंगे किस पे, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। उसके बाद आता है भैया बोर्ड रिपोर्ट। हर कंपनी को एक बोर्ड रिपोर्ट बनानी होती है, वो भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। हर कंपनी को क्या बनानी होती है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बोर्ड रिपोर्ट बनानी होती है, जिसमें उन्हें बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है, जो कि सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि वेब एड्रेस कहाँ पे एनुअल रिटर्न रखे हुए हैं, बोर्ड की मीटिंग्स कितनी हुई थी, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। तो बहुत सारा कंटेंट है जो कि बोर्ड रिपोर्ट में आता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, दैट इज डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। तो इसमें आपको ये 6 के 6 पॉइंट जो हैं वो लर्न कर लेने हैं कि बोर्ड रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। उसमें क्या क्या पॉइंट डायरेक्टर्स जो हैं वो लिखते हैं, क्या स्टेट करते हैं, ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। पहली चीज क्या लिखते हैं डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कहते हैं कि उन्होंने जब एनुअल अकाउंट्स बनाए थे ना, तो जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल थे उन्होंने फॉलो करे थे, और अगर नहीं करे हैं तो मटेरियल डिपार्चर कर दिया उनसे, तो उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्यों डिपार्चर किया। सेकंड, डायरेक्टर ने अकाउंटिंग पॉलिसीज को सही से सेलेक्ट करा है और उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई भी करा है। थर्ड, डायरेक्टर्स ने सफिशिएंट केयर दी है, किस चीज के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो सही से बने, एसेट जो है वो सेफगार्ड रहें, और फ्रॉड वगैरह प्रिवेंट और डिटेक्ट हो सके, ये उनके स्टेटमेंट में आता है। उसके बाद डायरेक्टर्स हैज प्रिपेयर्ड द एनुअल अकाउंट्स ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस, डायरेक्टर ने जो कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस के एजम्पशन पर ही बनाए हैं, और अगर वो एक लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने क्या करा है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो फॉलो होने थे वो भी एडुकेट हैं, वो भी बनाए हैं, और वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं, वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं। और डायरेक्टर ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है कि लॉ के सारे एप्लीकेबल जो लॉ थे कंपनी को, कोई भी जो लॉ कंपनी को एप्लीकेबल था वो उन्होंने उसके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि उसका कंप्लायंस कंपनी करेगी, उसका कंप्लायंस जो है वो कंपनी करेगी। उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करता है, बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करता है, अगेन चेयरपर्सन, अगर बोर्ड ने ऑथोराइज करा हुआ है, अगर ऑथोराइज नहीं करा हुआ है तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, जिसमें से कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो एक डायरेक्टर भी साइन करता है तो चल जाता है। अगर इस सेक्शन में कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है, अगर इस सेक्शन में कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है तो 3 लाख रुपए की पेनल्टी, और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एक्चुअली ये बहुत ही वास्ट कर दिया, इसका तो एक अलग चैप्टर ही बन जाना चाहिए। सीएसआर इतना वास्ट कर दिया इन्होंने पिछले कुछ टाइम से कि इस पे तो अलग एक चैप्टर ही बना देना चाहिए कि ये लो भैया सीएसआर अलग से पढ़ लो, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। बट अभी के लिए आप सुन लो, सीएसआर पहले एप्लीकेबल किसको होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 चीजें आती हैं, सीएसआर कमेटी आती है और सीएसआर एक्सपेंडिचर आता है। तो हर कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे याद रखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, 2 चीजें, उसे एक सीएसआर कमेटी बनानी होती है, उसे एक सीएसआर कमेटी बनानी होती है, और सीएसआर पे एक्सपेंडिचर करना होता है। सीएसआर कमेटी में कौन होता है, सीएसआर कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जिसमें से कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है तो उसको मिनिमम 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर वो रख सकते हैं, किसमें, सीएसआर कमेटी में, सीएसआर कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीएसआर कमेटी जो बनाई गई है वो क्यों बनाई जाती है, उसका पर्पस क्या है। तो बच्चों सीएसआर कमेटी का सिर्फ पर्पस क्या है कि वो बोर्ड को रिकमेंड करते हैं, वो बोर्ड को रिकमेंड करते हैं, क्या बना के, सीएसआर की पॉलिसी जो कंपनी को लेनी है उसकी पूरी एक पॉलिसी बनाई जाती है, एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिससे कि वो बोर्ड को रिकमेंड करते हैं, और रिकमेंड करने के बाद कितना खर्चा किस एक्टिविटी पे होना चाहिए ये भी वो बताते हैं, और उसके बाद मॉनिटर भी करते हैं कि पॉलिसी फॉलो हो रही है नहीं है। ये सीएसआर कमेटी का काम होता है। बोर्ड, हर कंपनी का बोर्ड जिसको कि ये होता है उसको क्या करना होता है, अगर सीएसआर कमेटी है तो जो रिकमेंडेशन दी है उस रिकमेंडेशन को देकर अप्रूव करनी होती है सीएसआर पॉलिसी को, और इसको डिस्क्लोज भी करना होता है बोर्ड रिपोर्ट में, और इंश्योर करना होता है कि जितनी भी एक्टिविटी सीएसआर पॉलिसी में लिखी हुई है वो अंडरटेक हो रही है, वो कंपनी उनको एक्चुअली में उन पे खर्चा लगाकर उनको पूरा कर रही है, उनको पूरा कर रही है। नाउ क्वेश्चन आता है कि सीएसआर कमेटी तो हो गई, बट सीएसआर कमेटी को खर्चा, जो कंपनी को सीएसआर पे हर साल कितना खर्चा करना होता है, तो लॉ कहता है कम से कम 2%, कम से कम 2%। बट किस चीज का 2%, पिछले 3 एवरेज प्रॉफिट्स का, पिछले
साल के पिछले 3 साल लो और उन 3 सालों का क्या कर लो, एवरेज कर लो। उन 3 सालों का क्या कर लो, एवरेज कर लो। लेकिन अगर कंपनी 3 साल से कम के लिए बनी है तो जितने सालों के लिए बनी है उनका एवरेज आप कर लेना, उनका एवरेज आप कर लेना। ठीक है। और प्रेफरेंस कहां देंगे, ये जो खर्चा होगा हमेशा लोकल एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। जब आप सीएसआर एक्सपेंडिचर को खर्च करेंगे लोकल एरिया को ज्यादा देनी है। और यहां पे कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं वो शेड्यूल 7 में बताई गई है। कौन कौन सी एक्टिविटी पे सीएसआर का खर्चा कर सकते हैं वो शेड्यूल 7 में बताई गई हैं। ओके सर। अब यहां पर दो बातें हो सकती हैं, या तो कंपनी ने 2% का पैसा खर्चा हो या 2% से ज्यादा का पैसा खर्चा हो, या तो कम खर्च सकती है या ज्यादा खर्च सकती है। अगर कंपनी ने नहीं खर्चा, अगर कंपनी ने पैसा नहीं खर्चा तो उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। उसे रिपोर्ट करना पड़ता है, कहां रिपोर्ट करना पड़ता है, बोर्ड रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ता है। उसे रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्यों क्यों उसने पैसा नहीं खर्चा, क्यों उसने पैसा नहीं खर्चा है। और साथ ही साथ जितना अनस्पेंट अमाउंट होता है वो शेड्यूल 7 के फंड्स में ट्रांसफर कर देना होता है, अनस्पेंट अमाउंट को। लेकिन हाँ, अगर वो किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेट करता है तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 3 सालों के लिए चलता है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए वहां पर एक्सेप्शन दिया गया है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है, अगर कंपनी ने ज्यादा पैसा खर्च दिया तो क्या हम अगले साल सेट ऑफ ले सकते हैं? तो लॉ कहता है जी हाँ, अगर कंपनी ने 2% से ज्यादा पैसा करंट ईयर में खर्च दिया, जबकि उसको मान लो 20 करोड़ करना था बट उसने 30 करोड़ कर दिया, तो ये जो एक्सेस 10 करोड़ रुपीस है, इस एक्सेस 10 करोड़ का जो खर्चा है वो अगले 3 सालों तक, मैक्सिमम 3 सालों तक क्या कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है, सेट ऑफ कर सकती है इन द नेक्स्ट 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। ओके सर। नेक्स्ट आता है, इन सारी चीजों को खर्चा करने में, प्लानिंग करने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं वो 5% से, टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर के 5% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और कोई भी सरप्लस जो सीएसआर से आ रहा है, अगर कोई सीएसआर एक्टिविटीज से कंपनी को सरप्लस हो जा रहा है, उस सरप्लस को आप बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं मानेंगे और वो आप या तो सेम प्रोजेक्ट में अप्लाई कर देंगे या आप उसे क्या करेंगे, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, उन कंपनीज को सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं होती है जिनका वो जो 2% का अमाउंट जो कंपनी को खर्चना होता है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होता है। यानी अगर एक कंपनी भले ही वो तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल कर रही हो, नेटवर्थ, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट वाला, लेकिन अगर कंपनी का जो अमाउंट जो उसे स्पेंड करना है सीएसआर का वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसे सीएसआर कमेटी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। फिर बोर्ड ही सब कुछ अपना काम कर लेंगे, सीएसआर को अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अमाउंट बहुत नॉमिनल है। ओके सर। उसके बाद चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेक्शन 136, ये क्या बोलता है, राइट ऑफ मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम सीधा यहां से देखेंगे। देखो, कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस, यानी आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ एनी, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। किनको भेजने होते हैं? कंपनी के सारे मेंबर्स को भेजने होते हैं। सारे मेंबर्स मतलब इक्विटी को भी और प्रेफरेंस को भी। एवरी ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर के जो ट्रस्टी होते हैं उनको भेजने होते हैं। और कोई भी पर्सन जो एंटाइटल्ड रहेगा उसको भेजने होते हैं। कितने दिन पहले? जनरल मीटिंग होने से 21 दिन पहले ये भेज देने होते हैं। कम से कम 21 दिन पहले भेजने होते हैं। लेकिन अगर 21 दिन से कम का पीरियड भी अलाउड हो सकता है, जी हाँ अलाउड हो सकता है। अगर वो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो उसे मेंबर्स का मेजॉरिटी नंबर एंड 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर का अप्रूवल जी हाँ लेना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट उन्हें करने पड़ेंगे अपने सारे मेंबर्स को। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में या पब्लिक कंपनी की नेटवर्थ जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा या टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी शेयर होल्डिंग या तो डीमैट फॉर्म में हो या शेयर होल्डर ने कंसेंट दी हो कि वो ऑनलाइन वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में लेना पसंद करेंगे। अदरवाइज फिजिकल कॉपी जाती है इन ऑल अदर सेक्शन 20 के हिसाब से इन ऑल अदर केसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी का। लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिस्टेड कंपनी को अपनी वेबसाइट पर प्लेस करना होता है।
करना होता है। लेकिन अगर वो सब्सिडरी एक फॉरेन सब्सिडरी है, लेकिन अगर वो सब्सिडरी एक फॉरेन सब्सिडरी है और उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट नहीं कराना पड़ता है उस कंट्री के लॉ की वजह से, तो वहां पर अनऑडिटेड भी आप वेबसाइट पर जो है लिस्टेड कंपनी प्लेस कर सकती है। और अगर वो किसी और लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो उसे ट्रांसलेट करके वेबसाइट पर उस कॉपी को रखा जाएगा। ओके सर। देन कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। तो सिंपल सी बात है, आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी कब जाएगी? अगर इसमें डिपेंड करता है एजीएम हुई है या नहीं हुई है, और एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट किया गया है या नहीं किया गया है। अगर मैं एजीएम की बात करूं तो अगर एजीएम हुई है तो कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी, अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अडॉप्ट हो गई है, अगर उस एजीएम में अडॉप्ट हो गई है तो 30 दिन के अंदर, एजीएम की 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फाइल कर देनी है। बट अगर अडॉप्ट नहीं हुई है तो क्या होगा? अगर अडॉप्ट नहीं हुई है या एजीएम अडजर्न हो गई है बिना अडॉप्ट हुए, तो उस केस में एजीएम की 30 दिन में आरओसी के पास फाइल करना है, लेकिन आरओसी उसे एज प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स रखेगी। और जब फाइनली वो फाइनली अप्रूव हो जाएंगे तो उसके 30 डेज में, उस मीटिंग के बाद आपको फाइनल भी आरओसी के पास क्या करने, फाइल करने पड़ेंगे। बट अगर कंपनी की एजीएम हुई ही नहीं है तो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स, वो कंपनी को वो कंपनी को आरओसी के साथ फाइल करने हैं। बट उसके साथ उसे क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। उसके साथ उसे रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उसने, कंपनी ने एजीएम नहीं करी हुई है। और ये कब देना पड़ेगा? विद इन 30 डेज यानी जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी, ड्यू डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम से 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट कौन से फॉर्म में जाते हैं? एओसी 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जाते हैं, और एओसी 4 सीएफएस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं। एओसी 4 एनबीएफसी में एनबीएफसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट जाते हैं, और एओसी 4 सीएफएस एनबीएफसी में एनबीएफसी के सीएफएस जाते हैं। और कंपनी को एओसी 4 एक्सबीआरएल फॉर्मेट में सबमिट करना पड़ता है अगर अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में एप्लीकेबल होता है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में फॉल करता है। तो इस सेक्शन में कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी है और ऑफिसर के ऊपर कितनी पेनल्टी है? तो भैया कंपनी के ऊपर कितनी पेनल्टी है? विद फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, विद फाइन ऑफ 10,000 रुपीज, एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर, यानी 10,000 रुपए की जो है पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगेगी। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का डिफॉल्ट है तो साथ में फर्दर यानी एडिशनल पेनल्टी लगेगी 10,000 से ऊपर, कितनी? 100 रुपए पर डे। बट वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 2 लाख रुपए तक जा सकती है। उसके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के सीएफओ, और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ नहीं है, अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ नहीं है, तो उस केस में एनी अदर डायरेक्टर जिसे कि बोर्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। बट अगर बोर्ड ने किसी भी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है, ठीक है, तो कंपनी के सारे डायरेक्टर्स जो होते हैं वो लायबल हो जाते हैं। किस चीज के लिए लायबल हो जाते हैं? कम से कम 10,000 रुपए की पेनल्टी प्लस 100 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 50,000 रुपए जा सकता है। 50,000 रुपए जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 138, लास्ट सेक्शन, दैट इज इंटरनल ऑडिट का सेक्शन। इसमें आपको लिमिट्स याद करनी है। लिस्टेड कंपनी के लिए तो ये एप्लीकेबल होता ही है इंटरनल ऑडिट। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए कब एप्लीकेबल होता है? जब चार कंडीशन में से कोई कंडीशन एप्लीकेबल होती है। कैसे याद करते हैं इसको? 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर। 25 करोड़ क्या है? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है 25 करोड़। अगर 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा अगर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है तो उस केस में लग जाएगा। आउटस्टैंडिंग लोन एक्सीडिंग 100 करोड़ है, एक्सीडिंग यानी 100 करोड़ से ज्यादा है तो इंटरनल ऑडिट लग जाएगा। देन पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा, 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी को कब कराना पड़ता है? प्राइवेट कंपनी में सिर्फ दो ही लिमिट है, या तो टर्नओवर की लिमिट है 200 करोड़ वाली, या आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग की लिमिट है, वो भी बोरोइंग वगैरह किससे लेनी होनी चाहिए? बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेनी चाहिए, एक्सीडिंग 100 करोड़। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये लिमिट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, ओके सर। उसके बाद
उसके बाद इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल, फर्म, बॉडी, कॉर्पोरेट, कोई भी इंटरनल ऑडिट बन सकता है। वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकता है, या कोई और प्रोफेशनल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, जो कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कोई और प्रोफेशनल, वो भी इंटरनल ऑडिटर का काम जो है वो कर सकता है। तो बच्चों यहां पर हमारा कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है बच्चों? पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और हमने बहुत ही फास्ट तरीके से, फास्ट मैनर से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में जल्द मिलेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।